अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एनटीएन रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि एनटीएन की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे की जाती है। और इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं अनवर काशिम मुमताज़, उनसे भी इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे नुमाइंदे हैं सफदर अब्बास, उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं फिर इस पर डिस्कस करेंगे। नेशनल टैक्स नंबर या एनटीएन हासिल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की अक्सरियत इससे कतराती है। आम ख्याल है कि अगर हमने एनटीएन में खुद को रजिस्टर्ड करवाया तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टीम गोया हमारे पीछे ही पड़ जाएगी। ये सोच दुरुस्त नहीं, क्योंकि अब हमारा कौमी शनाख्ती कार्ड ही हमारा एनटीएन है। इसके बावजूद लोगों की अक्सरियत इस बात से ही लाइल्म है कि एनटीएन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है। इसकी वजह यकीनन लोगों में आगाही का फुकदान और मालूमात की कमी के साथ FBR का पेचीदा निजाम भी है। प्रोग्राम टैक्स और आपकी टीम ने जब शहरियों से उनकी राय जानना चाही तो उन्होंने इस मामले में सरासर लाइल्मी का इजहार किया। ये मुझे भी नहीं पता। मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, मैं मालूम नहीं है। आम लोगों को तो मालूम नहीं है। मैंने खुद सॉलिसिटर से कराई है अभी रजिस्ट्रेशन। एनटीएन की रजिस्ट्रेशन नहीं, इसका एक्चुअली मुझे तो मालूम नहीं है। एनटीएन मतलब ये जो टैक्स का सर कभी आइडिया नहीं है। बाशऊर और कारोबारी अफराद एनटीएन की रजिस्ट्रेशन के अमल को बहुत आसान बताते हैं। इनके ख्याल में खुद को रजिस्टर्ड करवाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए न सिर्फ बैंक्स बल्कि FBR भी बआसानी मालूम कर सकता है कि हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। एनटीएन का उसूल तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अब तो बहुत ऑनलाइन हो जाता है। एनटीएन के साथ साथ आपका जो ID कार्ड का इशू है वो भी एक इशू है कि ID कार्ड की कॉपी जमा कराएं। तो आई थिंक लोग खौफ ज़्यादा हैं। एक चीज़ जो 70 साल में की नहीं है वो समझते हैं कि यार उनको टैक्स लेने में, जबकि उनको अंदाज़ा नहीं है कि आज उनका ID कार्ड जो है उसमें सारा डाटा मौजूद है, ट्रांजेक्शन डाटा भी मौजूद है, बैंकिंग सेक्टर में भी डाटा मौजूद है। तो वो उल्टा अपने लिए ही नुकसान कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कुल आबादी में से सिर्फ 35 से 40 लाख अफराद एनटीएन होल्डर हैं, जिसमें से गुज़श्ता साल अगस्त तक सिर्फ 27 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाई। बेशतर शहरियों का कहना था एनटीएन की रजिस्ट्रेशन काफ़ी पेचीदा और मुश्किल है। FBR सिस्टम को आसान बनाए तो टैक्स गुजारों की तादाद में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। प्रोग्राम टैक्स और आपके लिए कैमरामैन अजहर अली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची। तो आपने सफदर अब्बास की ये रिपोर्ट देखी, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आज बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है जिसपे कई सारे सवालात भी हैं और वो हम प्रोग्राम के आगे चल के आपसे पूछेंगे भी। लेकिन सबसे पहले ये जो एनटीएन की रजिस्ट्रेशन है ये कैसे की जाती है, इस हवाले से ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, ये पर्पज़ जो एनटीएन रजिस्ट्रेशन का एक बड़ा सिंपल सा वो है, और ये रखने का टॉपिक रखने का मकसद ये था कि आपने पैकेज देखा, कितने लोगों ने कहा कि हमें मालूम नहीं है। आज भी पाकिस्तान में मतलब पाकिस्तान में लोग इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन से नावाकिफ हैं। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आगाही की कमी है या लापरवाही है, ये हमें देखना होगा कि लोग इग्नोरेंस का शिकार हैं। वो कहते हैं कि हमें करानी ही नहीं रजिस्ट्रेशन। लेकिन बात यह है कि जिस मुल्क में कंप्यूटर, इंटरनेट हर आदमी की फिंगर टिप्स पे है, वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन अब कंप्यूटराइज कर दी गई है। तो इतनी आसान हो गई है कि उसको ना कराने का मकसद ये है कि आप उससे भाग रहे हैं। आप अपने राइट्स की तो बात करते हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी की बात नहीं करते। ठीक, पाकिस्तान का दस्तूर कहता है कि आमदनी पे टैक्स देना है। हर आदमी दस्तूर को लेके घूम रहा होता है कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान, इसके मुताबिक मुझे ये राइट मिलना चाहिए, ये राइट मिलना चाहिए। तो उसके वो शिक भी खोली जाए जिसमें ये कहा जाता है कि इनकम पे टैक्स होगा, आमदनी पे टैक्स होगा। हाँ। तो ये जो वर्क है इसको लोग नहीं पढ़ते, पलट देते हैं। सही। और अपने राइट्स की बात करने देते हैं। राइट्स जो हैं वो जब तक टैक्स निज़ाम बेहतर नहीं होगा, ना ये महंगाई कम होगी, ना लोगों को मराहत मिलेगी। ये बात आज मैं आपको ये कह रहा हूँ, और मैं ये इस बात को भवांगे दिल हमेशा कहता हूँ कि ये जो है जब तक इनकम टैक्स का निज़ाम, इनकम टैक्स आप नहीं देंगे, जब तक महंगाई कम, जिससे बात करो वो इनकम टैक्स को महंगाई से कनेक्ट कर देता है। मैं कि जी महंगाई बहुत हो गई है, और मैं क्या, इससे कोई ताल्लुक नहीं है उस बात का। इनकम टैक्स उन लोगों ने नहीं देना जिनकी आमदनी पे टैक्स नहीं बनता। इनकम टैक्स उन्होंने देना है जिनकी आमदनी पे टैक्स बनता है। ओके, ठीक है। फिर आप ये कहते हैं IMF क्यों आ गई हमारे यहाँ, हमने कर्जे क्यों ले लिए हमारे, मतलब ये वो बातें हैं जो बातें सिर्फ
जिसे ब्लेम गेम, हर आदमी दूसरे पे इल्जाम लगाता है। और जो अरबाब इख्तियार हैं, जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, जो लोग हैं जिनके अंडर लोग हैं, वो एक तो वो खुद बात नहीं करते क्योंकि वो खुद सही टैक्स नहीं दे रहे होते, इसलिए बात भी नहीं करते, तो वो लोगों से कहते भी नहीं कि आप टैक्स दें। तो ये जो चीज है ये इस निज़ाम को रोक रही है और अब रुकेगा तो नहीं है शायद, और वो हमारी वजह से नहीं बढ़ा, वो इंटरनेशनली टैक्स निज़ाम सैचुरेट कर गया है। एग्जैक्टली ठीक है ना, तो अब वो दुनिया भर में टैक्स के लिए इतने मामलात बढ़ते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो चीज है ये अब रुकेगी नहीं। तो ये पाकिस्तान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर होगा, लेकिन आज भी हम खुद अपना एक जिम्मेदारी समझ के टैक्स दें, ताकि हम मकरूज कौम, अगर हम समझते हैं कि मकरूज कौम है, तो फिर हम उससे निकल के खुद मुख्ताज उसी सूरत में बन सकते हैं। किसी के लोन से, किसी की डोनेशन से हम पाकिस्तान खुद मुख्तार नहीं बन सकता। और किसी के आने जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई हुकूमत हो, कोई नहीं हो, आपने टैक्स देना। आप उसको ये कहते हैं ये हुकूमत मुझे पसंद नहीं है तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, ये कोई बात जो आप बात करते हैं ना कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो वो जो मुसलसल साइकिल चलती रहेगी। ये मेरे घर का निजाम भी है कि मेरे घर में भी आमदनी नहीं आएगी तो मेरे खर्चे नहीं होंगे, आपके घर का निजाम भी है, बड़े घर का निजाम भी है, छोटे घर का निजाम भी है, तो मुल्क का निजाम भी यही है। सही। तो जो लोग बात करते हैं उनको समझ नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जो है लोगों को पैसे बांटने शुरू कर दे। ये ऐसा नहीं हो सकता। आप टैक्स देंगे तो आपको मराद भी मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा, तालीम भी मिलेगी, सेहत भी होगी, और फिर आपकी महंगाई भी ऑटोमेटिकली कम होगी। अच्छा सर, एनटीएन क्या है, किन लोगों को एनटीएन लेना जरूरी है? हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से, तो आपने कहा कि ट्वीट आई नहीं, लोगों ने कहा एनटीएन होता क्या है। एनटीएन होता क्या है, और बड़ी हैरत हुई मुझे सर कि बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने स्टेटस अपलोड किया और मैंने पूछा कि अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इस हवाले से पूछिए, तो क्वेश्चन जो पूछा लोगों ने वो ये पूछा कि बेसिकली एनटीएन होता क्या है, लोगों को नहीं पता। देखें, फिर मैं कहूँगा पता सबको है। अच्छा, आपने पैकेज देखा, और मैं पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। ऐसा नहीं है कि आगाही नहीं है। अच्छा, ये लापरवाही और इग्नोरेंस है। ठीक है, इसलिए कि जी टैक्स देना जो है कभी भी एक जैसे ना चाहिए एक अच्छा वो नहीं होता। लोग समझते हैं ये हमारे पर बर्डन है दुनिया भर में, या पाकिस्तान में नहीं है तो इसलिए, लेकिन दुनिया भर में इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है कि अब ये जो सूरत हाल वहाँ पे इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि बहुत मसाइल है तो इसलिए मैटर करती है। तो ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता है कि एनटीएन क्या होता है। एनटीएन होता है नेशनल टैक्स नंबर। ठीक है, एनटीएन अब ये अगर किसी को नहीं पता तो उसको ये पता होना चाहिए। और वो जो है अब तो सीएनआईसी के साथ आपका एनटीएन नंबर कनेक्ट हो गया है, तो अब ये सूरत हाल जो है आहिस्ता आहिस्ता डॉक्यूमेंट होती जा रही है। और ये कैसे हासिल करना चाहिए, अब पहले इसमें एक होता कि जी ह्यूमन इंटरेक्शन है, आपको जाना पड़ता है और आपको ये इसको जो है वहाँ पे मामला दूसरे होते हैं। अब ये है कि FBI की वेबसाइट पे जाएं, अगर उसको वेबसाइट नहीं पता तो www.fbi.gov उस पे जाएं, और उस पे आप जाके पे हम प्रोसेस भी बताएंगे कैसे क्लिक करें, कहाँ क्लिक करें, और कैसे आप जो हैं एनटीएन अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे। नेशनल टैक्स नंबर के हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको अवेयरनेस देने के लिए अनवर साहब ने ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आज का सिलेक्ट किया है। लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं एनटीएन रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि ये कैसे की जाती है। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, एनटीएन किस तरह हासिल किया जाता है? देखिए, हम बात कर रहे थे कि अब बहुत ही आसान तरीका, इंडिविजुअल की हम बात कर लेते हैं, अभी हम कंपनीज की बात नहीं कर रहे। इंडिविजुअल के लिए उनको सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, जो कि www.fbi.gov.pk है। उस पर जाके आप जो है अनरजिस्टर्ड का एक आइकॉन है, उसको दबाएँ, आपको एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में जो पर्टिकुलर्स हैं आप वो भर दें। सही। उसमें आपका ईमेल एड्रेस, फिर आप जब फॉर्म में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे एक नंबर आ रहा होगा, उसको आप सबमिट कर दें तो आपको ये आ जाएगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस वो आ जाएगा, आपका मोबाइल पे आपका कोड आ जाएगा। उसको आप एक्सेप्ट कर लें तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को यहाँ इंटर करें और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में ऑल टुगेदर 5 से 10 मिनट का काम है। अगर ये चीज़ कोई इंटरनेट का किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, कोई लाइट का प्रॉब्लम नहीं हो, अगर चीज़ें स्मूथली चल रही हो तो इसमें तो सिस्टम इज़ देयर। अब बात ये है कि मैं उसको मुंह मोड़ लूँ, मैं उसको जाऊँ नहीं, मैं जाऊँ नहीं, उसको खोलूँ ही नहीं, मैं बगैर देखे बात करता रहूँ, तो ये बात ये है कि आंखें बंद करने से सच्चाई
ख़त्म नहीं होती और ये जो है मुश्किल टलती नहीं है। मुश्किल टलती तो ये अगर आप मुश्किल समझते हैं तो मुश्किल है, ये टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अब लोगों को, वरना उनके बगैर गुजारा नहीं है लोग। ठीक है, इस पर मजीद भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़ीशान मर्चेंट साहब ने, टैक्स कंसल्टेंट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जेल साहब क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आपका शुक्र, आप खैरियत से? ज़ीशान, हम आज बात कर रहे थे कि आम आदमी को एनटीएन रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या आगाही है। तो मैंने प्रोसेस तो एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल में उसमें कोई आप कोई अगर ऐड करना चाहें तो बताएं। लेकिन आपके ख्याल में ये जो शिफ्ट हुआ है मैनुअल टू इलेक्ट्रॉनिक, ये वे फॉरवर्ड है या इसमें आप समझ रहे हैं कि लोगों के लिए तकलीफ बढ़ गई है? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं कि ये सिस्टम जो अब इस तक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ये काफी सैलरी अगर टैक्स पेयर की बात करें तो उनके लिए तो बहुत ही आसान हो गया है। उनके लिए अपने आप को रजिस्टर करना और रजिस्टर करके रिटर्न फाइल करना मेरे ख्याल से कोई 10 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है, अगर उनके पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे कि अभी आपने फरमाया कि एनटीएन के वसूल को आसान कर दिया गया है। एफबीआर का जो आईआरएस का वेब पोर्टल है, आप उस पे जाएं, सीएनआईसी नंबर, जो लोग रजिस्टर नहीं है, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ कि वो अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करें, अपना फर्स्ट नेम एंटर करें। एक फॉर्म नया उन्होंने अभी आजकल डाल दिया हुआ है, इसमें पहले आप सिर्फ सीएनआईसी नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालते थे, लेकिन अब अपना कंप्लीट नाम भी जो है खुद डालेंगे, आप मोबाइल नंबर डालेंगे, कौन सी मोबाइल कंपनी का आप यूज करते हैं, जैसे कि डिफरेंट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, अपना एड्रेस की इंफॉर्मेशन डालेंगे, और ये डाल के जब आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे भी एक कोड आएगा और ईमेल पे भी एक कोड आएगा। तो उसको आप जब डालेंगे दोनों कोड्स को, तो आपको एक पासवर्ड दे दिया जाएगा और आपको एक पिन नंबर दे दिया जाएगा, जो इसका मतलब ये होगा कि आप एफबीआर के पोर्टल पे रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है, और उसके बाद आप अपना रिटर्न फाइल करते तो ये ऑल टुगेदर ये 5 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट का काम है। ये इससे भी कम अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है। देखिए, सबसे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब टैक्स के निजाम में रजिस्ट्रेशन के लिए वो आते हैं तो उनको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ज़ीशान, ये बात समझ आ गई। अब मुझे ये बताएं, आपके जो इस वक्त लोग हैं, जिस तरह का हम विदहोल्डिंग स्टेटमेंट देखते हैं, जितने सैलरी पे लोग टैक्स कट रहा है लोगों का, फिर भी लोग टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते, इसकी क्या वजह है? देखिए, निजाम देखें, सिस्टम भी इजी हो गया, सहल भी हो गया, टाइम भी नहीं लग रहा, फिर भी ये बेतवज्जी ये क्यों है? देखिए, अब तो एफबीआर ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी है उन लोगों के लिए कि जिनको अगर सैलरी रिटर्न अपना वो फाइल करना हो तो 2 से 3 मिनट में वो रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है मेरे ख्याल से अनवर साहब कि अवेयरनेस का बहुत बड़ा फुकदान है। एक तो अवेयरनेस की जा रही है एफबीआर की तरफ से, ड्यू अवेयरनेस जो है। दूसरा, लोगों के पास जो है वो पहले जैसे एफबीआर का जब हम स्टेटमेंट जमा कराते थे तो वो स्टेटमेंट जमा कराने से ही टैक्स रिटर्न को कंसिडर किया जाता है सैलरी पेयर के लिए कि वो फाइल्ड है। लेकिन जब से वो निजाम बदला है उसके बाद से जो है आप देखेंगे बदगरी सैलरी टैक्स पेयर्स की जो फाइलिंग है वो बहुत कम हो गई। अब तो फिर भी काफी बढ़ गई है, लेकिन नहीं, बड़ी तो बाय कंपल्शन है ना कि फाइलर नॉन फाइलर की वजह से बढ़ गई है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बाय कंप्लायंस तो नहीं बढ़ी ना, मतलब कि लोग ये कहेंगे जी हमें अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है, वो अप्रोच तो नहीं है। असल में अनवर साहब, अगर आपको मैं अपने दिल की या दूसरों के दिल की बात बताऊं तो वो ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि एक दफा एफबीआर के सिस्टम में आ जाने से हम ही फंस जाएंगे, और नए लोगों जो भी आते हैं उनके सबसे पहले उनके दिल में डर जो है वो ये है कि एफबीआर के पास रजिस्टर होना या रिटर्न फाइल करना एक हैरेसमेंट की घंटी शुरू हो जाएगी और हर रोज कोई नया नोटिस आना शुरू हो जाएगा, और उस नोटिस का जवाब ना देंगे तो पेनल्टियां और डिफॉल्ट सरचार्ज लगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आफ्टरवर्ड्स जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे लोग डरते हैं। यकीनन जब तक इन चीजों को एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक ये फाइलर्स की तादाद नहीं बढ़ेगी। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं भी आपको। मैंने एक टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन की जिसकी उम्र कोई 20 साल होगी, और उसकी जब मैंने रजिस्ट्रेशन करके इस साल की रिटर्न फाइल की तो उसका 2014 का भी नोटिस आ गया, 2015 का भी नोटिस आ गया, 2016 का भी नोटिस आ गया। अब उस टैक्स पेयर के लिए जो अभी एक शायद स्टूडेंट लाइफ खत्म करके
बिजनेस में या जॉब पे नया आया है और उसके पास आने के साथ ही अगर नोटिस की भरमार आना शुरू हो जाएगी तो ये एक चीज जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है उस टैक्स पेयर के लिए कि जो इस सिस्टम में वॉलंटरीली आना ठीक है, तो आपका मतलब ये है कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इससे लोग घबराते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और ये जो प्रोसेस है ये बहुत आसान हो गया है। अच्छा, ये अगर हम देखते हैं कि ये जो बिजनेस के एंटरप्रेन्योर्स हैं नए बन रहे हैं और ये इनके लिए तो मेरे ख्याल में 2 फॉर्म है, फिर एक और बिजनेस के लिए एक और फॉर्म खुलता है, उसको सबमिट करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए SCCP खुद एनटीएन इशू कर। जी, SCCP जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आप बन रही है वो 1 विंडो ऑपरेशन हो गया है कि जब आप अपनी SCCP की वेबसाइट पे जाके इनकॉर्पोरेट कंपनी करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे न सिर्फ NTN की सहूलत भी मौजूद है बल्कि EOBI सोशल सिक्योरिटी की भी सहूलत है कि आप 1 विंडो पे रहते हुए मैक्सिमम अपनी रजिस्ट्रेशन कर। ठीक है, अच्छा, लेकिन इंडिविजुअल के लिए 2 फॉर्म क्यों है बिजनेस के? नहीं, जहां तक आपने बात की इंडिविजुअल की, तो जिसको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करनी है तो वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अलग फॉर्म भरेगा, अलबत्ता NTN के लिए एक ही फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप समझते हैं कि FBR को अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और ये जो लोगों के जहनों में एक खौफ है कि जी हम रजिस्टर कराएंगे तो नोटिस की भरमार हो जाएगी, उसको FBR को एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहले FBR को ये अननेसेसरी नोटिस देना बंद करनी चाहिए और उसके बाद अवेयरनेस जरूर क्रिएट करनी चाहिए। बहुत अगर वो कॉन्फिडेंस देंगे तो लोग आगे आएंगे। बहुत शुक्रिया जीशान आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। देखिए, मैं बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है मेरी है, लोग जो हैं इस बात से डरते हैं कि जो है नोटिस आ जाते हैं, कंप्लायंसेस के इशू हैं, तो वो उस चीज़ से जो है इस रजिस्ट्रेशन से भागते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो टैक्स और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं NTN रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि NTN रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे की जाती है। अच्छा अनवर साहब, ये बताएं कि NTN हासिल करने के बाद क्या इसमें तब्दीली की जा सकती है? जी, अगर कोई डेटा आपका चेंज हुआ है, कोई आपके एड्रेस में चेंज आया है या कोई ऐसा एरर हो गया है तो उसको अमेंड किया जा सकता है, उसका प्रोविजन है वहाँ पे। अच्छा, उसका प्रोविजन है। तो NTN लेने के बाद क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, आप NTN लेके आप ये नहीं हो सकता कि आप टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करें। अच्छा, ठीक, आपने एक दफ़ा नेशनल टैक्स नंबर बनवा लिया तो दैट मीन्स कि आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आपको टैक्स रिटर्न फाइल करके आपको अपना मतलब जो डिस्क्लोजर है जिसमें इनकम भी है, आपके एसेट्स भी हैं, उनको आपको डिक्लेयर करना है और अगर टैक्स बनता है तो टैक्स देना है, टैक्स कटा हुआ है तो उसका क्रेडिट लेना है और अगर कोई रिटर्न के साथ कोई टैक्स नहीं बता तो कुछ नहीं देना। लेकिन NTN बनाने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी ये आती है कि अपना टैक्स रिटर्न जो है आपको फाइल करना है, जो कि इंडिविजुअल के लिए 30 सितंबर है और कंपनीज के लिए 31 दिसंबर है। जिनकी 30 जून क्लोजिंग होती है और जिनकी दिसंबर क्लोजिंग है उनकी भी 30 सितंबर है और AOP जो पार्टनरशिप उनकी भी 30 सितंबर है। ठीक है, तो आज हम और अभी भी डेट बाकी है, 31 जनवरी से FBR ने डेट एक्सटेंड की हुई है। हाँ। अगर कोई रिटर्न फाइल करना चाहे, NTN रजिस्टर करा के करना चाहे, रिटर्न फाइल करना चाहे तो वो कर सकता है ताकि वो अपनी एक जिम्मेदारी को पूरा कर ले। ठीक है, NTN रजिस्ट्रेशन के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी जो भी क्यूरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी कुछ जो ट्वीट्स हैं वो हम शामिल करते हैं और जो ट्वीट हमें किया है वो किया है A हुसैन खान ने और इन्होंने पूछा है कि आफ्टर NTN रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन डू वी नीड टू विजिट FBR रीजनल ऑफिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स? इज देयर एनी वे टू ऑथेंटिकेट द इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड? देखिए, जो इंडिविजुअल होता है उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है आपका नादरा का CNIC, जो इसमें डेटा है वो FBR के पास उसका एक्सेस है, तो इसमें वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत होती है बिकॉज आपका एड्रेस, आपका CNIC उसमें आ रहा होता है। जहाँ तक बात है कि आपने एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपके जो विथहोल्डिंग का क्रेडिट आप लेते हैं उसमें एम्प्लॉयर की डिटेल भी आ रही होती है। तो देयर इज़ नो नीड टू गो टू FBR ऑफिस व्हेन यू गेट द NTN रजिस्ट्रेशन नंबर बिकॉज सिस्टम आपको खुद एक्सेप्ट करता जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन नहीं है। अभी तक कंपनीज के केस में कुछ ऐसा होता था कि वो ले जाके आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे FBR ऑफिस में जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब वो भी चेंज हो गया और SEC भी खुद कंपनीज के केसेस में जो है वो NTN इशू कर रही है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये एक और ट्वीट जो है वो हम शामिल करते हैं और इस ट्वीट को शामिल करते हुए इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ 3 कैटेगरीज, इंडिविजुअल, AOP, कंपनी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन देयर सब कैटेगरीज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग सो दैट वी नो विच कैटेगरी वी आर इन?
देखिए इंडिविजुअल एओपी और कंपनी उन्होंने कहा है ना 3 कैटेगरीज हैं, तो सब कैटेगरीज तो कोई भी नहीं है। मतलब आप इंडिविजुअल हैं तो बिजनेस इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल हैं तो सैलरीड इंडिविजुअल हैं, तो ये एक कैटेगरी होती है। अगर एओपी की बात करें तो ये इसमें पार्टनरशिप फर्म्स आ जाती हैं, और कंपनीज में कंपनी की डेफिनेशन में बहुत ब्रॉडर है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी होती है। अगर एक ट्रस्ट है तो वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आता है। कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है तो वो कंपनी की डेफिनेशन में आती है। तो कोई चीज़ अंडर लॉ बनती है वो भी कंपनी की डेफिनेशन में आती है, तो वो उसकी एक डेफिनेशन अपनी है। बट मेजर जो वो है वो कैटेगरीज ये 3 ही हैं। ठीक है, मेजर कैटेगरीज जो हैं वो 3 ही हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। मैं फरीद मिराज बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे सर? मेरा सवाल ये है कि एमटीएन तो एक दफा बन जाता है, एक मरतबा तो बन जाता है जी, लेकिन किसी बंदे का अगर बिजनेस भी खत्म हो जाए, वो एओपी हो या इंडिविजुअल हो, तो क्या वो दोबारा वो डिलीट हो जाता है या सिस्टम से नहीं होता है? वो डिलीट नहीं होता है तो क्या उसका तरीक़ाकार है? डिलीट कराने का क्या तरीका है? मेहरबानी। ठीक है जी। देखिए ये हमारा सवाल भी था ये, और इसमें बेसिकली देखिए बात ये हो रही है कि जब एनटीएन आपके पास आ जाता है और आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया जी, तो इसका मतलब ये कि आपकी कोई आमदनी है और आपके कोई अखराजात हैं। सही। अगर आप एनटीएन क्लोज करवाना चाहते हैं, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी इसमें होता है और एनटीएन भी क्लोज, तो आप क्लोज कर सकते हैं उसको, आप उसको लिख सकते हैं कि जी क्लोज कर दें। लेकिन सवाल ज़रूर पूछेगा कि आप आज के बाद आप एनटीएन तो क्लोज करा रहे हैं, आपकी गुजर बसर कैसे होगी? एग्जैक्टली ये सवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है। हो सकता है आपने पिछले सालों में कोई बड़ी हैंडसम इनकम दिखाई हुई हो और अचानक आपको ये ख्याल आ जाए यार मैं अपने को डी रजिस्टर करवा देता हूँ या एनटीएन क्लोज करवा देता हूँ। अगर आपका जेन्युइन वो है तो आप उससे रिलेटेड आप अपने बैंक की डिटेल दे सकते हैं कि जी मैंने बैंक अकाउंट बंद कर दिया है। आपकी दुकान का कोई एड्रेस होगा तो आप वो दे सकते हैं कि मैंने वो बंद कर दिया है। तो ये बेसिकली एक इंक्वायरी तो हो सकती है, इसलिए कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लैंकेट आप छोड़ दिया जाए किसी पे कि जी जब उसकी मर्जी आए वो कह दे कि जी मेरा बिजनेस खत्म हो गया और मेरा एनटीएन क्लोज कर दो। ऐसा कहीं भी नहीं होता, तो ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं होगा। अच्छा, एनटीएन किस सूरत में और किस तरह का क्लोज किया जाता है? यही बात सूरत तो ये है कि आपने बिजनेस खत्म कर दिया, आपका इंतकाल हो गया, यही मेजर वो है। तो इंतकाल की सूरत में डेथ सर्टिफिकेट अगर उनके लीगल एयर्स उनको सबमिट कर दें तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर लीगल एयर्स उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, बेटा है कोई, उनकी कोई बेटी है, कोई कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो फिर उनको अपना एनटीएन शिफ्ट करना पड़ेगा और अपने एनटीएन पे उनका उस बिजनेस को लेके आना पड़ेगा और उसको क्लोज करवाना पड़ेगा अपने वालिद का एनटीएन जाके। और जिस जगह आपने खुद बंद किया है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि जी आज के बाद आपकी गुजर बसर, जो मैं बात करता हूँ हमेशा, खराजात जो हैं वही असल जो फसाद की जड़ है। खर्चे जो हैं इंसान खाने को लोग तैयार नहीं होते हैं। सही। अब अगर हम बात करते हैं लोगों के, वो कहते हैं ये मैं तो कुछ भी, मेरा तो कुछ वो नहीं है, लेकिन जब काउंटिंग करते हैं एंड ऑफ द मंथ तो कहते हैं ये तो बड़ी हैंडसम अमाउंट है, पता नहीं चलता कहाँ से मीट हुई है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, जी मैं वकार अली खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन जो है जी, वो उसका वो विद होल्डिंग टैक्स देते हैं हम 4 महीने। अच्छा। अब वो जब विद होल्डिंग टैक्स जब मैं अपने देखता हूँ जाके पेपर में या अपना साइट पे जाके, वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं मेरी जो एसेट के अंदर आके। इस तरह और मेरे चीजें हैं यूटिलिटी की, वो शो हो रही होती है। उस कंपनी का सर्टिफिकेट भी मुझे इशू होता है, मगर वो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि जी मैंने इस साल इतने पेमेंट की है। एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे कुछ एसेट जो है मेरी वाइफ के नाम पे, ठीक, तो जो मेरे नाम पर एसेट है वो तो साइट पर जाता हूँ तो वहाँ पे नजर आ रहा है कि ये फ्लैट मेरे नाम पे है, पलाटिस मेरे नाम पे है। जी जी। जो मेरी वाइफ के नाम पे एसेट हैं वो उसमें शो नहीं होते हैं। और मेरी वाइफ जो हाउस वाइफ है वो वर्किंग वुमन नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन है, अगर आप इसमें कुछ वकार साहब ने पूछा कि एक तो इंटरनेट कनेक्शन का इनका बिजनेस है जिस पे विदहोल्डिंग के हवाले से उन्होंने पूछा है। पहले तो आप इस सवाल का जवाब देखिए। अब इस सवाल जो उन्होंने सवाल किया है, इसके पहले सवाल के 2 पहलू हैं।
ठीक। एक पहलू ये है कि वो जो खर्चा किया जा रहा है वो नज़र नहीं आ रहा उनको, अगर मैं सही समझाऊं तो, और एक विथहोल्डिंग हो रही है वो नज़र नहीं आ रही। तो जहाँ तक देखें पाकिस्तान में अभी सिस्टम इंटीग्रेशन नहीं हुई है, तो ये शायद हो जाएगी फ्यूचर में, तो ये जिस टाइप की कंपनीज हैं इनकी भी सिस्टम चीज़ें आने लगेगी, लेकिन ये इतना आसानी से होगा नहीं। आपको अपना डेटा खुद डालना पड़ेगा। कोई आपका टैक्स कटा है विथहोल्डिंग, जो कि इनकम टैक्स में अलाउबल टैक्स डिडक्शन है, तो आपको उसको क्रेडिट लेना पड़ेगा और खुद आपको सबमिट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी कि जी क्या नाम है, मेरी वाइफ के नाम वो नज़र नहीं आ रहे और मेरे नाम के जो एसेट्स हैं वो नज़र। देखिए, जब आपने अपना रिटर्न वेल्थ स्टेटमेंट फाइल किया होगा तो वेल्थ स्टेटमेंट में एक कॉलम है जो डिपेंडेंट्स के एसेट्स को डिस्क्लोज करता है। अगर आपने वहाँ पे कोई डिटेल दी होगी तो वाइफ के एसेट्स नज़र आएंगे। अगर आपने डिटेल, अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो ये अभी प्रॉपर्टी की इंटीग्रेशन नहीं हुई है। आपके वेल्थ स्टेटमेंट में आपको खुद डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये जी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं या 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेरे डिपेंडेंट के नाम, कभी बाप बीवी के नाम होते हैं, कभी बच्चों के नाम होते हैं, या बैंक अकाउंट्स हैं, बिकॉज आप ही सोर्स ऑफ इनकम, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ थी, तो वो हैं तो वो उनकी सोर्स है, तो उन्हीं के वेल्थ में दिखाया जाएगा, लेकिन वो अलग से एक कॉलम में दिखाना पड़ता है, वेल्थ स्टेटमेंट भी और बैंक अकाउंट भी। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन भी इन्होंने यही पूछा कि कुछ एसेट्स जो हैं वो इनकी वाइफ के नाम पे जो शो नहीं होते, वैसे दिखाना चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा, वो ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे, ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे। उस कॉलम में जहाँ पे डिपेंडेंट के एसेट्स हैं, तो वाइफ डिपेंडेंट है तो वो एसेट्स में वहाँ दिखाएं, वहाँ पे क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वुमेन नहीं है। उनकी सोर्स तो ये इनके पास से जनरेट है, इन्होंने उनके लिए लिए हैं या उन्होंने गिफ्ट किए हैं, तो वो एसेट तो डेवलप हो गया, तो इनकी वेल्थ में आएगा। इसी वजह से वहाँ पे डिपेंडेंट के एसेट दिखाए हुए हैं कि डिपेंडेंट के एसेट्स आप खुद लेते हैं, तो वो उसको दिखाया हुआ है उन्होंने, तो उस कॉलम में आप अपने डालें और उसमें पूरा बाइफिकेट करेंगे प्रॉपर्टी कितने की है, कितने स्क्वायर यार्ड की है, क्या अमाउंट में लिए है, बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट की डिटेल क्या है, तो वहाँ पे वो डिटेल आप फाइल करेंगे तो फिर आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। डिटेल फाइल करेंगे तो आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो एनटीएन के हवाले से आज हम टैक्स और आप में डिस्कशन कर रहे हैं कि एनटीएन रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे हासिल की जाती है। अंदर साहब, जिस तरीके से शो के शुरू में ही हम ये बात कर रहे थे कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है या फिर लोग इस मसले को इग्नोर करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बेसिकली एनटीएन होता क्या है। मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात करे, कहाँ से? मैं फरूक परवेज बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ, शुरू से मैं जॉब करता आ रहा हूँ, टेक्निकल इंजीनियर हूँ और एज ए जनरल मैनेजर मैंने टेक्निकल डायरेक्टर तक काम किया। टैक्स में भरता रहा हर साल, ठीक है जी, तो हमारी सैलरी भी कट जाता और फिर ऑनलाइन जो ऑप्शन था वेल्थ का वो ऑनलाइन उसको भर, लेकिन 2012 से मैं हो गया जॉबलेस, ठीक है। ठीक। और 2012 की जॉबलेस होने के बाद 1 साल तो बिल्कुल मेरे पास जॉब ही नहीं थी, तो मैंने उसको फिल नहीं किया। ठीक। जब मैंने फिल नहीं किया तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है मुझे एक छोटी सी जॉब मिली, मैं भरना चाह रहा था, लेकिन वो जो ऑनलाइन का ऑप्शन था वो खुला ही नहीं, क्योंकि उसमें लास्ट ईयर का जो था ना वो ना होने की वजह से वो खुलता ही नहीं था। अच्छा। इसका क्या हाल है कि हमने तो सारी जिंदगी टैक्स दिया, लेकिन अब वो खुलता ही नहीं है। फरूक साहब, आज मेरे ख्याल में हैदराबाद वाले लोग काफी जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनको बड़ी फिक्र है, 2-3 फोन कॉल है, लेकिन ये 8 साल देखें 12 में उन्होंने कहा ना, तो ये 8 साल डाउन द रोड हो गई बात, लेकिन पहले साल में इनको अगर आमदनी नहीं थी तो नील का रिटर्न फाइल करना चाहिए थी। अच्छा। ये सिस्टम की कनेक्टिविटी होती है। सही। अब मुझे इस वक्त नहीं पता कि क्या वजह होगी, वो क्यों नहीं पिक कर रहा है, लेकिन बात 1 साल बाद फिर मैं जॉबलेस हो गया, तो उसके बाद फिर वो तो जॉबलेस हो गया तो आपने नील इनकम है ना, तो आपको बताना चाहिए था कि जी मेरी आमदनी कोई नहीं है, नील रिटर्न फाइल करते हैं, जो आपके पास कुछ सेविंग थी उससे आपने गुजर बसर की होगी, डेफिनेटली की होगी वो डेफिनेटली, और उसके बाद फिर आपको दोबारा जॉब मिल गई, तो वो कनेक्शन बन जाता। अब मसला ये कि हम सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट देते हैं इस डिस्क्लोजर को, हम कहते हैं हमारी जॉब नहीं है तो हमें रिटर्न भी नहीं फाइल करना। जब आप एक दफा उस सिस्टम में हैं तो आपको भी पता होना चाहिए कि सिस्टम की एक अपनी कंप्लायंस होती है, सिस्टम का एक अपने आपको जवाबदेह होना होता है। तो जब आप उस जवाबदेह आपको है तो आप उसको नील रिटर्न फाइल करते हैं, आप नील रिटर्न करते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको एक्नॉलेज करता और आपको आगे आप चलते रहते। तो ये बेसिकली बड़ा लोगों का वो है कि जी मैंने काम कर रहा था, मैं काम खत्म हो गया, काम तो खत्म हो गया, तो आप जिंदा तो हैं, आपके अखराजात तो हो रहे हैं, आपके बच्चों की जिंदगी चीजें चल रही हैं, आपके मामला चल रहे हैं, आपके अखराजात हो रहे हैं, शादी ब्याह हो रहा है, हर चीज हो रही है, तो आप वो पैसे कहाँ से मीट कर रहे हैं? जॉबलेस होने के बाद भी लोग कोई लोन लेते हैं, कोई डिफरेंट तरीके से मीट करते हैं, फैमिली शेयर करती है, होता है हर एक के साथ। तो आपको नील रिटर्न तो फाइल करनी चाहिए कि मेरी आमदनी कोई नहीं है। सही, मतलब अगर आप नए काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली
खुद file करते हैं, फिर उसके बाद वो जब वो सिस्टम फिर उसको एक्नॉलेज नहीं करता। तो इसका फिर बेसिकली प्रॉपर सोल्यूशन क्या है अनवर साहब? इसका वो यही पूछ सोल्यूशन रहे ये है कि कि अगर आपकी आमदनी नहीं तो आप नील का रिटर्न फाइल करें, आपको नील का रिटर्न फाइल करना, आपकी कम आमदनी है तो कम का रिटर्न फाइल करें, आपकी ज्यादा आमदनी तो लेकिन आपको ये नहीं कर सकते आप छोड़ दें उसको। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी आपकी करंट सिचुएशन हो उस हवाले से आप कंप्यूटर की खूबसूरती है वो सबका और किसी का नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी, नईम बात कर रहा हूँ मैं हैदराबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? अगेन हमारे पास जो हैदराबाद से कॉल है। जी नईम साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं एक छोटी सी कंपनी रन करता हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ जी, और मैं हर साल इनकम टैक्स भी भरता हूँ, मेरे पास रिटर्न भी आता है उसका ना। जी, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें जो मेरी आमदनी है, जो भी जो मैंने जितने भी पैसे आते हैं सब के सब शो हो जाते हैं गवर्नमेंट में कि इतने पैसे आए, इतने पैसे खर्च हुए। अच्छा जी। तो मैम मुझे अभी ये पूछना था कि अभी मैं घर परचेज करना चाह रहा हूँ 25 लाख का फ्लैट। जी, अब मैं वो जो मुझे ये कह रहे थे कि जो आप 25 लाख का फ्लैट खरीदेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन हमें नाम पे करानी पड़ेगी, फिर शो कराने पड़ेंगे 25 लाख कहाँ से है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ मैम? कोई और टैक्स भी पेड करना पड़ता है कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? बिल्कुल ठीक है नईम साहब, आपका जो क्वेश्चन है उसका ये बड़ी आंसर पर्सनलाइज्ड जो है वो- एडवाइस है बिल्कुल। और ये अगर आप किसी को पूरे फैक्ट जाके मैं जवाब तो यहाँ दे सकता हूँ इसका, लेकिन मैं देना नहीं चाहूंगा इसलिए कि ये पर्सनलाइज किसी का इशू है। तो इसमें Exactly. बेहतर ये है कि किसी को भी जो आपके करीब में कोई टैक्स का लॉयर है उसके अपने फैक्ट्स बता के और उससे एक एडवाइस ले लें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस तरह फोन पे अगर मैं एडवाइस दे दूंगा, कोई आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो कहीं आपके लिए तकलीफ का बायस नहीं हो, इसलिए हम पर्सनलाइज्ड एडवाइस को अवॉइड करते हैं। बिल्कुल, तो हमारी सजेशन यही है कि आप किसी से एडवाइस ले लें ताकि आपका ये जो मसला है वो ब्रीफली आपको बता दें और आपका जो ये मसला है उसका सोल्यूशन मिल जाए। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से आप बात करें एनटीएन के हवाले से, तो ये क्या वजह क्या है? इग्नोरेंस है, लापरवाही है, क्यों लोगों को नहीं मालूम है, या अगर मालूम है तो जान के इग्नोरेंस क्यों है, इसके पीछे क्या है? देखिए अभी हमने जो पैकेज देखा था अपने प्रोग्राम में तो हर आदमी कहता था मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, जब वो बोल रहे थे तो उनकी आंखें, उनकी बॉडी जो है ना वो मैच नहीं कर रही थी, मैं तो ये देख रहा था। अच्छा, ठीक है ना। तो अब वो जो चीज़ थी ना वो ये बात बता रही थी कि उनको पता तो है लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक। तो ये हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि लोग जो है अपनी चीज़ें बताते नहीं हैं। लेकिन बात ये है कि जो भी बात है कि लापरवाही है, आगाही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अब दौर वो नहीं है जिसमें आगाही नहीं हो। ठीक, बिल्कुल मतलब जैसे आगाही हर एक को मिल जाती है। आज आप जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें मिल जाती है, जिस बारे में 1 मिनट में गूगल करते हैं आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो ये मेरे ख्याल में एक्सक्यूज़ अब नहीं दें। इस एक्सक्यूज़ को लेके पाकिस्तान जो है ना वो नुकसान पहुँचा रहे हैं और मैं कहता हूँ कि आपको एक्सक्यूज़ लेना चाहिए कि आप इस काम को छोड़ें और आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपनी जिम्मेदारी दें। इसलिए देखें ना, निज़ाम की बेहतरी इसी तरह हो सकती है कि हम सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो ये जो है, और निज़ाम बेहतर कैसे होगा? कम टैक्स और सब पे टैक्स। और पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ा सकता है। सही, और गवर्नमेंट को चाहिए सेक्टर वाइज डॉक्यूमेंटेशन करे, जिस सेक्टर को डॉक्यूमेंट करे उसको इंसेंटिवाइज करे ताकि लोगों को थोड़ा सा 72 साल में लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है तो उनको बोझ नहीं लगे और वो बेहतर तौर पे टैक्स निज़ाम में शामिल हो सकें और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क की तरह सामने आ सके। बिल्कुल, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क की तरह सामने आ सके। तो टैक्स और आपसे फिलहाल इतना ही। एनटीएन रजिस्ट्रेशन के हवाले से आज हमारा शो था। आज के शो का जो फीडबैक है वो आप दे सकते हैं हमारी सोशल साइट पर @टैक्स और आप ऐसे फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।